स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। अजमेर से इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। यहां एक फैक्ट्री में भीषण आग लगी है। आग लगते ही वहां अफरा तफरी मच गई। हवाएं तेज चल रही हैं। देखिए आप, ये जो आग की लपटें हैं वो आपको बता देंगी कि वहां पर तेज हवाएं चल रही हैं। आग की ऊंची लपटें आग की भयावहता की कहानी, अग्निकांड की भयावहता की कहानी अपने आप में बयां कर रही है। सबसे पहले ये तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। न्यूज 18 राजस्थान पर तेज हवा चल रही है जिसके चलते ये आग फैल रही है, अपने कहर का दायरा बढ़ा रही है। आग बुझाने की कोशिशें जारी है। विजयनगर रीको एरिया में यह घटना सामने आई है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी अभिजीत से। अभिजीत, किस चीज की फैक्ट्री है और क्या स्थिति है? आग फिलहाल बहुत हद तक तो काबू में पा ली गई है, लेकिन अभी भी रह रहकर चूंकि तेज हवाओं के चलते आसपास की 2 से 3 फैक्ट्रियों में भी आग की लपटें उठना शुरू हो गई थी। लिहाजा 4-5 जगहों से दमकल की गाड़ियां मंगाई गई हैं। करीब 3 घंटे से ऊपर का वक्त बीत चुका है। जो शुरुआती आग लगी थी वो एक कॉटन वेस्ट फैक्ट्री में लगी थी, जिसमें कॉटन वेस्ट का मटेरियल पड़ा हुआ था और वहां पर चिंगारी निकलने से इस आग का लगना शुरुआती पड़ताल में सामने आया। उसके बाद ये आग तेज हवाओं के साथ आसपास की 2-3 फैक्ट्रियों में भी पहुंची है। फिलहाल आग को पूरी तरीके से नियंत्रण में नहीं लाया गया है, लेकिन बहुत हद तक आग पर काबू पा लिया गया है। स्थानीय लोग भी फायर ब्रिगेड की गाड़ियों के साथ अपनी अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं आग को बुझाने में, लेकिन इस आग के चलते लाखों रुपए का सामान जो इन फैक्ट्रियों में रखा हुआ था रॉ मटेरियल के रूप में, वो जलकर पूरी तरीके से खाक हो गया है। फिलहाल स्थिति बहुत हद तक नियंत्रण में है, लेकिन आग पूरी तरीके से काबू में अभी भी नहीं आई है। जो आप बता रहे हैं अभिजीत, आग लगने की वजह वो कयासों में मानी जा रही है फिलहाल प्रारंभिक स्तर पर, या आग कैसे लगी इसकी पुष्टि हो चुकी है? देखिए स्वप्निल, मैंने आपसे कहा कि आग पर अभी पूरी तरह से नियंत्रण नहीं पाया गया है। लिहाजा आग लगने के वास्तविक कारणों का फिलहाल औपचारिक रूप से खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन जितने मुंह उतनी बातों के आधार पर ये बात निकल के सामने आई है कि कॉटन वेस्ट जो फैक्ट्री थी जिसमें शुरुआती तौर पर आग लगी थी, वहां जो मशीनें रखी हुई थी उन मशीनों में से कोई चिंगारी निकली है। वो चिंगारी जो है उसने आग तो का अभिजीत, रूप धारण किया है। अगर एक छोटी सी घटना से ये आग लगी तो फैक्ट्री में अमूमन सामान होते हैं फायर कंट्रोल करने के, या इस फैक्ट्री में नहीं थे? इस संबंध में कोई बात? देखिए अभी तक ये बात निकल के सामने नहीं आई है कि इन फैक्ट्रियों में फायर फाइटिंग सिस्टम्स किस हद तक रखे हुए थे तो क्या वो सुचारू रूप से उपयोग ले। जी ठीक है, शुक्रिया। और देखिए भरतपुर से बड़ी खबर है। महाराजा सूरजमल ब्रिज यूनिवर्सिटी में हंगामे की खबर है। छात्रों के बीच जमकर हाथापाई हुई। अव्यवस्थाओं को लेकर विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिला। कॉलेज परिसर में जमकर लात घूंसे चले। हाथापाई में 4 छात्र घायल हुए। एबीवीपी कार्यकर्ताओं और कॉलेज के ही दूसरे गुट के छात्रों में जमकर हाथापाई हुई। एबीवीपी कार्यकर्ताओं का कहना है कि बाहर से गुंडों को बुलाया गया, अवैध हथियारों के साथ हमला कराया गया। करीब आधे घंटे तक कॉलेज परिसर अखाड़ा बना रहा। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने कॉलेज प्रशासन पर दलाली का आरोप लगाया है। परीक्षा में फेल और पास कराने के नाम पर छात्रों से वसूली का आरोप कॉलेज प्रशासन पर लगाया गया है। देखिए तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर। बहस झूमा झटकी आपकी टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीरें हैं। घटना इससे भी आगे तक बढ़ी है। विवाद इतना बढ़ा कि कॉलेज परिसर में ही छात्रों के 2 गुटों में लात घुसे चले, एक एबीवीपी कार्यकर्ताओं का और एक कॉलेज का ही दूसरा गुट। ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं सहयोगी दीपक पुरी से। दीपक, क्या जानकारी है? दीपक सुन पा रहे हैं? बिल्कुल स्वप्निल, जी बोलें। बिल्कुल स्वप्निल, देखिए ये ब्रिज यूनिवर्सिटी का मामला है जहां एबीपी के कार्यकर्ता थे, अपनी मांगों को लेकर के प्रदर्शन कर रहे थे और उसी दौरान जब ये यूनिवर्सिटी में अंदर दाखिल हुए और जब इन्होंने चांसलर से कोशिश की मिलने की, तो दूसरे जो गुट छात्र गुट के लोग थे वो वहां पर आए और इनमें दोनों में आपस में बहस हो गई और जम करके लात घूंसे चले। बताया जा रहा है कि जो एबीपी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे उनका कहना यह था कि छात्रों से यूनिवर्सिटी में जो है फेल और पास कराने के नाम पर एक बड़ा खेल खेला जा रहा है, छात्रों से वसूली की जा रही है और उसी को लेकर के ये प्रदर्शन किया जा रहा था। लेकिन उनका कहना है, आरोप लगाए हैं कॉलेज प्रशासन है उस पर भी आरोप लगाए हैं। जो परीक्षा नियंत्रक है फरवट सिंह, उनका कहना है कि जिन लोगों जो छात्र थे जो दलाली का काम कर रहे थे वहां पर उनके द्वारा बाहर से लोगों को बुला करके और उनके साथ मारपीट। शुक्रिया दीपक, बहुत बहुत धन्यवाद।
बूंदी में पॉक्सो कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए गैंगरेप और हत्या के 2 दोषियों को सजाए मौत सुनाई। 4 महीने पुराने मामले में फांसी की सजा के साथ साथ 1,20,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। इन दोनों ने 23 दिसंबर 2021 को जंगल में बकरियां चराने गई 15 साल की नाबालिग से पहले रेप किया और फिर गला घोंटकर हत्या कर दी। और इस बूंदी पॉक्सो कोर्ट के फैसले को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि 23 दिसंबर 2021 को बूंदी में नाबालिग से गैंगरेप और हत्या के मामले में दोनों दोषियों को आज कोर्ट ने मृत्युदंड की सजा सुनाई। इस केस में प्रदेश सरकार ने विशेष वकील की नियुक्ति की थी एवं केस ऑफिसर स्कीम के तहत मामले को लेकर 3 कार्य दिवस में पुलिस ने चालान पेश किया था। सीएम ने आगे लिखा, इन सभी नवाचारों के कारण आज प्रदेश में हर पीड़ित को न्याय सुनिश्चित हो पा रहा है। हमारी सरकार आने के बाद पॉक्सो एक्ट के मामलों में 8 दोषियों को फांसी, 137 से अधिक आजीवन कारावास समेत कुल 620 से अधिक दोषियों को सजा सुनाई जा चुकी है। या तब तक किसी ने पानी तक नहीं पिया। भरी सर्दी की रात, ओस का पड़ना, घना जंगल, जहाँ कोई लाइट व्यवस्था नहीं, कोई नेटवर्क व्यवस्था नहीं, ऐसी स्थितियों में उन अपराधियों को ढूंढना बड़ा काम था। ईश्वर की दया और पुलिस की मेहनत और एसपी साहब का नेतृत्व, उसकी वजह से हम इस केस को खोलने में सफल रहे, मुलजिमों को पकड़ने में सफल रहे। बात बेखौफ बदमाशों की। बदमाशों ने प्रदेश में आज 3 जगहों पर फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया। तस्वीरें देखिए। पहली श्रीगंगानगर की, जहां नकाबपोश बदमाशों ने घर में घुसकर फायरिंग की। दूसरी अलवर की, जहां व्यापारी को बदमाशों ने गोली मार दी। तीसरी तस्वीर धौलपुर की, जहां भांजे ने अपने ही मामा को गोली मार दी। अब इन खबरों को विस्तार से जान लीजिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं श्रीगंगानगर की। यहां बेखौफ बदमाशों ने घर में घुसकर फायरिंग की। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं नकाबपोश बदमाशों को। यह घटना सदर थाना क्षेत्र के 4 ML नाथावाली की है, जहां दिलबाग सोनी के घर में नकाबपोश बदमाशों ने फायरिंग की। पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश में जुट गई। और इधर अलवर में बदमाशों ने दिन दहाड़े बजाज शोरूम के मालिक पर फायरिंग की और फरार हो गए। घटना शाहजहांपुर इलाके की है। फायरिंग के दौरान 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। शोरूम मालिक के पेट में गोली लगी और दूसरे व्यक्ति के पैर में। दोनों का इलाज जारी है। सीसीटीवी कैमरे में 2 बाइक पर सवार कुछ संदिग्ध भागते नजर आए हैं। पुलिस जांच कर रही है। और उधर धौलपुर में एक भांजे ने मामा को गोली मार दी। फायरिंग में मामा घायल हैं। पुलिस ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया। उनकी गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया। बाड़ी डांग बसई थाना इलाके के कुदिन्ना गांव में ये घटना सामने आई है। बाड़मेर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई। 35,000 की घूस लेते पीसीपीएनडीटी समन्वयक को गिरफ्तार किया। इस समन्वयक ने बताया कि इसने सीएमएचओ के लिए घूस ली थी। एसीबी सीएमएचओ ऑफिस में इस कार्रवाई को अंजाम देने पहुंची। एसीबी एएसपी रामनिवास सुंडा के निर्देशन में यह कार्रवाई हुई। उदयपुर के एकलिंगगढ़ छावनी के पास स्थित पहाड़ियों पर लगी आग को बुझाने के लिए आज इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर से ऑपरेशन चलाया गया। यहां पिछले 2 दिनों से भीषण गर्मी के चलते पहाड़ियों पर आग धधक रही थी और आर्मी एरिया नजदीक है। ऐसे में ये आशंका लगातार बनी रही कि आग वहां तक पहुंच सकती है, इसलिए आग बुझाने के लिए हेलीकॉप्टर का सहारा लेना पड़ा। उदयपुर के एकलिंगगढ़ छावनी के समीप की पहाड़ियों पर लगी आग
बुझाने के लिए हेलीकॉप्टर का ऑपरेशन इस समय जारी है। और इंडियन एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर आप देख सकते हैं कि सुबह 11 बजे से ऑपरेशन शुरू कर चुका था। सुबह 11 बजे इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर ने एकलिंगड़ छावनी से उड़ान भरी। उससे पहले इस हेलीकॉप्टर पर पानी भरने के लिए एक बकेट बांध दी गई थी। इस बकेट में तकरीबन 3,500 लीटर पानी की क्षमता है। एकलिंगड़ छावनी से उड़ान भरने के बाद में इस हेलीकॉप्टर ने जो पूरा एरिया है, कहाँ से पानी को लिफ्ट करना है और किन एरियो में पानी का छिड़काव करना है, उसका निरीक्षण किया। और उसके बाद में अब देखिए कि लगातार कई राउंड अब तक हेलीकॉप्टर कर चुका है। पिछोला झील के अंदर से पानी को लिफ्ट किया जा रहा है। आप देखिए कि इस समय भी हेलीकॉप्टर पिछोला झील से बकेट के अंदर पानी लिफ्ट कर जो वन क्षेत्र जहां पर आग लगी है वहां की ओर आगे बढ़ता हुआ आप देख सकते हैं। आप देखिए कि इस समय हेलीकॉप्टर ने एक बार फिर पानी को झील के अंदर से लिफ्ट किया है और जो पहाड़ी क्षेत्र है उसकी ओर आगे बढ़ते हुए हम हेलीकॉप्टर को देख सकते हैं। अब तक कई राउंड किए जा चुके हैं। कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द पूरी तरह से आग पर काबू पाया जा सके। ये देखिए आप हेलीकॉप्टर जो है वो उसके मार्फत आग बुझाने का जो ऑपरेशन है वो इस समय किया जा रहा है। गुजरात से एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर बीती शाम ही उदयपुर पहुंच चुका था और आज पूरी स्थिति को भांपते हुए, पूरी स्थिति का निरीक्षण करते हुए हेलीकॉप्टर ने अपना ऑपरेशन शुरू किया था। और अब लगातार जो फेरे हैं हेलीकॉप्टर के वो देखे जा रहे हैं। पिछोला झील से पानी को लिफ्ट कर एकलिंगड़ छावनी के समीप की जो पहाड़ियां हैं जहां पर इस समय भी जो दावानल है वो देखा जा रहा है, तो उन्हें बुझाने की कोशिश की जा रही है। और कहा जा रहा है कि काफ़ी हद तक काबू कर लिया गया है, लेकिन चूँकि समीप में आर्मी एरिया है एकलिंगड़ छावनी का, जो कि बेहद महत्वपूर्ण एरिया है, वहाँ तक आग ना पहुँचे इसी के लिए एहतियातन ये तुरता फुर्ती में कदम उठाए गए हैं कि कल ही आग लगी थी और कल ही हेलीकॉप्टर को उदयपुर बुला लिया गया था और आज सुबह से हेलीकॉप्टर के मार्फत आग बुझाने का ऑपरेशन शुरू किया गया ताकि आग आर्मी एरिया के समीप पहुंचे उसके पहले ही काबू में कर लिया जाए। कपिल श्रीमाली, न्यूज़ 18 उदयपुर। इधर माउंट आबू से खबर है, यहाँ पिछले 7 दिनों से माउंट आबू के जंगलों में आग लगी हुई है। आग बुझाने की कोशिशों में वन विभाग की टीम जुटी हुई है। कई अन्य निजी संस्था के कर्मचारी भी आग बुझाने के प्रयास कर रहे हैं। आग पर अभी तक काबू नहीं पाया जा सका है। ये आग गोमुख की ओर बढ़ती जा रही है। घना जंगल और तेज हवा होने के कारण आग तेजी से बढ़ रही है। गर्मी के चलते प्रदेश भर में कई जगह पर आग लगने की खबरें लगातार आ रही हैं। इसी कड़ी में लेक सिटी उदयपुर के गुलाब बाग उद्यान में अचानक आग लग जाने से अफरा तफरी मची। वहां कार्यरत कर्मचारियों का कहना है कि सूखे पत्तों में आग लग जाने से धीरे धीरे लपटों ने रफ्तार पकड़ी और आग ने उद्यान में लगे कई पेड़ों को चपेट में ले लिया। सूचना पर दमकलें मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। खबर दौसा से है। यहां कई क्षेत्रों में कुछ स्कूल ऐसे हैं जहां छात्र पानी की एक एक बूंद को मोहताज हैं। ये बच्चे स्कूल आते वक्त बोतल में पानी भरकर लाते हैं, लेकिन बोतल का पानी खत्म होने के बाद फिर से वही दूरी तय कर पानी भरकर वापस स्कूल जाते हैं। इस मामले में स्कूल अध्यापकों का कहना है कि उन्होंने स्कूल में पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। इस समस्या की वजह से छात्र पढ़ाई भी ठीक से नहीं कर पाते। बता दें, स्कूलों के बच्चों को कुपोषण से मुक्ति के लिए कई योजनाओं पर सरकार करोड़ों खर्च करती है। ऐसे में पानी की समस्या से जूझ रहे ये स्कूल, इनके प्रशासन के मुंह पर ये स्थिति कड़ा तमाचा है। यहाँ देश का भविष्य पानी की तलाश में भटक रहा है। की बहुत बड़ी तगड़ी समस्या है। यहाँ पर बच्चे अपनी बोतल लेके आते हैं, जब बोतल में पानी खत्म हो जाता है तो ये जैसे लंच वो होता है समाप्त, तो उसके बाद ये घर से वापस दोबारा पानी भर के लेके आते हैं। सर, पानी की व्यवस्था स्कूल में है नहीं, काफ़ी साल हो गए। अभी गत वर्ष इसमें अपने अमृत जल परियोजना के तहत एक आरओ प्लांट लगाया, लेकिन उस पर भी ATM कार्ड की व्यवस्था है और उसमें बैटरी की व्यवस्था नहीं होने के कारण जब लाइट आती है तभी हम पानी ले पाते, कार्ड का उपयोग कर पाते हैं, जो कि एक कार्ड हमें उसकी योजना के तहत मिला हुआ है। लेकिन पानी की उसमें 100 रुपये का कार्ड लिमिट है। पानी की यहाँ पर भयंकर समस्या है। जल स्तर नीचे जाने से हैंडपम्प भी सूख गए और
फ्लोराइड पानी है, आरओ भी नहीं है, इसलिए पानी पीने की तो बहुत भयंकर समस्या है। अच्छा, आरओ प्लांट कई जगह लगे हैं, तो आपने कभी जनप्रतिनिधियों से उनसे बात की है कि यहाँ भी लगा? हमने कई बार लिखा है कि काड़कों में फ्लोराइड पानी है, आरओ लगाया जाए, लेकिन नहीं लग पाया। नाम तो खुशी तो मैं यहाँ हेडपंप पर पानी भरवा आ रहा है, तो स्कूल में पानी कौन का कौन सीबा कत्ते पानी कौन वो मुंडा से बोला है ना? कौन तो रोज आओ तो पानी भरवा जाए हेडपंप पे। अम्मा कर दी अच्छा, तो हेडपंप दबा कौन, तो गुरुजी ले रहा हो तो गज्जू ले रहा था। पढ़ाई में दिक्कत हो रही है, अच्छे से नहीं पढ़ पा रहे पानी की वजह से। अस्पताल तो खुद है बीमार, कैसे होगा इलाज? आज शाम 5:56 पर न्यूज 18 राजस्थान पर देखिए, अस्पताल बदहाल, मरीज बेहाल। नहीं है पीने का पानी, पानी के नीचे थे लामे, पानी तो नीचे थे तो लामे 5 मंजिल पे भर भर की बोतल ने लामे। पंखों की हवा गायब है, गर्मी के समय कूलर बंद है और बाथरूम बिल्कुल लोग पड़े हैं, अंदर जाने का तो मन ही नहीं करता है। बेड पर बिछाने के लिए चादर तक नहीं, बेडों पर जो है सही ढंग से चादर भी नहीं है। अस्पताल में जो पंखे लगे हुए हैं वो कहीं कहीं पंखे चालू हैं और कहीं कहीं पंखे जो है बंद हैं। हर तरफ कूड़े का अंबार, इस तरह से जो है साफ सफाई होती है, यहाँ पर अभी भी मकड़ी के जाले से पड़े हैं। कैसे हो इलाज? अस्पताल तो खुद है बीमार। अस्पताल बदहाल, मरीज बेहाल। देखिए 5:56 बजे सिर्फ। यूं तो पूरे देश में इन दिनों बिजली का संकट है, लेकिन राजस्थान में ये संकट कुछ ज्यादा ही है और इस वजह से संकट पर सियासत भी खूब हो रही है। आइए दिखाते हैं बिजली संकट पर यहां किस तरह से सियासत चल रही है। कोयले की संकट की वजह से प्रदेश में बिजली व्यवस्था चरमराई हुई है। हाल ये है कि सरकार ने घोषित रूप से 3 से 4 घंटे की बिजली कटौती शुरू कर दी है, लेकिन अघोषित रूप से किसी किसी इलाके में 10 से 12 घंटे बिजली काटी जा रही है। बिजली की कटौती की वजह से आम लोग परेशान हैं और आम लोगों की इस परेशानी से सियासी संग्राम शुरू हो गया है। बीजेपी ने प्रदेश भर में सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी का आरोप है कि सरकार की लापरवाही और गलत नीतियों की वजह से ये संकट आया है। मैं सोचता हूँ बाकी राज्यों में भी आई, सबने अपनी अपनी व्यवस्था पहले से की, जिसके कारण से वहाँ हाहाकार नहीं मचा। हमारे यहाँ जो व्यवस्था इनको करनी थी, अब मुख्यमंत्री स्वयं छत्तीसगढ़ जाकर के मुख्यमंत्री से मिल भी आए और उसके बाद भी केंद्र से भी जाकर के मिल आए, लेकिन इस समस्या का समाधान उनसे हो नहीं है। उसका कारण क्या है? ये समय पर पेमेंट नहीं करते हैं, इसके कारण से कोई इनको देने को तैयार ही नहीं होता है। सबसे बड़ी जो संकट है ये है, इनकी क्रेडिट खत्म हो गई। अप्रैल माह के अंदर अधिकांश शहरों का तापमान 44 से 46 डिग्री को छू रहा है। वहीं सरकार की गलत नीतियों के कारण शहरी क्षेत्र में 1 घंटे से लेकर 4 घंटे तक घोषित अघोषित और ग्रामीण क्षेत्र में 7 से 10 घंटे तक की अघोषित विद्युत कटौती है। बीजेपी के इन सवालों पर सरकार की ओर से करारा जवाब भी दिया जा रहा है। वो जवाब क्या है, बताएंगे आपको। पहले ये जान लीजिए कि सरकार बिजली संकट को दूर करने के लिए क्या क्या उपाय कर रही है। आपको बता दें, प्रदेश में अभी 12,500 मेगावाट का उपयोग हो रहा है। पूरे प्रदेश में 1500 मेगावाट की कटौती की जा रही है। निजी क्षेत्र की कंपनी को राजवेस्ट से पावर सप्लाई की अनुमति मिली है। राजवेस्ट की 1080 मेगावाट की यूनिट का प्रदेश को लाभ मिलेगा। राजवेस्ट की इकाइयों के लिए कोयला खनन की अनुमति दी गई है। सोलर प्लांट के जरिए लगभग 3,300 मेगावाट बिजली मिल रही है। विदेशों से कोयला खरीद के लिए सरकार ने टेंडर निकाला है। 12 रुपए प्रति यूनिट की दर से भी बिजली खरीद रही है सरकार। बिजली संकट दूर करने के लिए सरकार हर संभव कोशिश कर रही है। रही बात विपक्ष के हमलावर रुख की, तो ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी का कहना है कि ये समय राजनीति का नहीं है। वैसे भी ये संकट अकेले राजस्थान का नहीं
बल्कि पूरे देश पर आया है। ये राजस्थान का विषय नहीं है, पूरे देश में बिजली की मांग जो है एकदम से बढ़ी है। सतीश पूनिया जी को, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, कटारिया साहब हमारे विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता हैं, मैं उनसे भी कहना चाहूँगा कि इसमें आपको सियासत नहीं करनी चाहिए और इसमें राजस्थान सरकार का आपको सहयोग करना चाहिए, क्योंकि लंबे समय बाद कोल क्राइसिस आया है और बिजली की डिमांड एकदम से बढ़ी है। राजस्थान में बिजली की डिमांड उत्पादन से 33% ज्यादा है और पिछले 38 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है। इस स्थिति में सरकार के लिए भी इस संकट से निकलना किसी चुनौती से कम नहीं है। जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए लवली वाधवा की रिपोर्ट। जयपुर कलेक्टर के बाद अब सवाई माधोपुर कलेक्टर की ओर से आदेश निकालकर शिक्षकों को बीएलओ के अतिरिक्त कार्यों में ड्यूटी लगाने का विरोध तेज हो गया है। शिक्षक संघों के विरोध के बाद अब पूर्व शिक्षा मंत्री और बीजेपी विधायक वासुदेव देवनानी ने इसे अनुचित, असहनीय बताते हुए मामले में शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला से हस्तक्षेप की मांग की। के कलेक्टर ने पालनहार और बाकी योजनाओं में भी इनको ड्यूटी लगाना शुरू किया है, वह अनुचित है। इससे शिक्षकों में रोष भी व्याप्त होगा और जो कुछ व्यवस्थाएं बनी हुई हैं उसमें भी इसका प्रभाव पड़ेगा और शिक्षकों को अशैक्षणिक गतिविधियों में न्यूनतम जो 4 तय हैं इसके अलावा किसी ड्यूटी पर न ले जाए, ऐसा सरकार का निर्णय है। उस निर्णय के विपरीत जाकर के इस प्रकार लगाना यह निश्चित रूप से असहनीय है। एसीबी और आरएएस अधिकारियों के बीच हुई नोकझोंक को लेकर बीजेपी ने सरकार पर तंज कसा। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा, यह गहलोत सरकार की बैड गवर्नेंस का नतीजा है कि राजस्थान प्रशासनिक सेवा और एसीबी के अधिकारी आपस में गुत्थम गुत्था हैं। गुजरात से शुरू की गई कांग्रेस की आजादी की गौरव यात्रा 9 मई को जयपुर जिले में प्रवेश करेगी। यहां जगह जगह भव्य स्वागत होगा, कई कार्यक्रम होंगे। धर्मेंद्र राठौड़ और पवन गोदारा को यात्रा के लिए प्रभारी बनाया गया है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की अध्यक्षता में यात्रा की तैयारियों को लेकर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में बैठक हुई। यात्रा के तहत 21 मई को कोटपुतली में बड़ी सभा होगी, जिसे राहुल गांधी संबोधित कर सकते हैं। साथ ही सीएम गहलोत, प्रदेश प्रभारी अजय माकन और पीसीसी चीफ भी संबोधित करेंगे। इससे पहले 9 मई को दूदू में सभा होगी, जिसे सीएम गहलोत संबोधित करेंगे। तरह तरीके से उस यात्रा का स्वागत जो लोग बाग कर रहे हैं उनके साथ हम लोग कैसे और सहभागिता करें, इस दिशा में एक चर्चा हुई है। और दूदू के अंदर हम एक बड़ी सभा करने जा रहे हैं और फिर 21 तारीख को हम लोग राहुल जी से आग्रह करेंगे कि राहुल जी आएँ और उस दिन हम लोग कोटपुतली में एक बड़ी सभा करें। गौरव यात्रा का जो हमारा उद्देश्य है पार्टी का कि गांव-गांव तक मैसेज पहुंचे, लोगों के अंदर भावना आए, जो मोदी सरकार की जो कुरीतियां चल रही हैं भाई से भाई को लड़ाने की और जो चल रहा है वो बात भी पहुंचे। जयपुर शहर में ये महात्मा गांधी जी की जो स्टेचू है वहाँ से लेके और नेहरू जी की स्टेचू तक एक पूरा यात्रा का वो रहेगा, जिसको कह सकते हैं कि रोड शो, तो जिसमें 1000 से ज़्यादा कांग्रेस सेवा दल के वर्दीधारी लोग रहेंगे। दौसा में गैंगरेप और हत्या मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा के दौरे और उनके बयानों पर राज्य समाज कल्याण बोर्ड अध्यक्ष अर्चना शर्मा ने पलटवार किया। अर्चना शर्मा ने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं पर आसीन पदाधिकारियों की ऐसी बयानबाजी गलत है। महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा बीजेपी शासित राज्यों में होने वाले अपराधों के बाद मौके पर क्यों नहीं जाती? इसमें कोई संदेह नहीं, किसी भी महिला के साथ कोई ऐसी दुखांतिका होती है तो पूरे समाज पर एक कलंक होता है। लेकिन मैं ये मानती हूँ कि जिस प्रकार से घटना घटी और उसके बाद पुलिस के संज्ञान में आया और प्रशासन तत्पर हुआ और उन लोगों को जो कि अपराधी थे उन्हें पकड़ा गया, मैं समझती हूँ कि राजस्थान सरकार की उस प्रतिबद्धता का परिचायक है जिससे महिलाओं के प्रति होने वाले अपराध के प्रति हमारा जीरो टॉलरेंस है। थानागाजी घटना के बाद जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने स्ट्रिक्ट आदेश दिया था और उसके अक्षरशः पालन दौसा पुलिस ने किया है और उन अपराधियों को पकड़ा गया है।
फिलहाल इतना ही, नमस्कार।